नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चरम बिहार में सियासी सरगर्मी, पहले चरण का आज रुकेगा शोर। एनडीए और इंडिया के दिग्गजों की ताबड़तोड़ रैलियां। आज पीएम मोदी करेंगे बिहार की महिला एनडीए कार्यकर्ताओं से बातचीत। तेजस्वी करेंगे ताबड़तोड़ रैली। किशनगंज की रैली में एआईएमआईएम के प्रत्याशी की जुबानी जंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार अभियान के अंतिम चरण में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की महिला कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। यह बातचीत भारतीय जनता पार्टी की मेरा बूथ सबसे मजबूत पहल के तहत होगी। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं 4 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत महिला संवाद पहल के तहत अपनी माताओं और बहनों के साथ बातचीत करूंगा। महागठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरा घोषित हुए तेजस्वी यादव ने मंगलवार सुबह फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो माई बहन योजना के तहत 1 साल की पूरी राशि यानी 30,000 एक मुश्त महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को हमारी सरकार 1 साल का पूरा पैसा माता बहनों के खाते में भेज देगी। किशनगंज जिले में लोचाहाट मैदान पर जुटी भीड़ के बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी चुनावी भाषण दे रहे थे। तभी तौसीफ आलम ने मंच संभाला और उग्र भाषण शुरू किया। उन्होंने दावा किया है कि ओवैसी मुस्लिम समाज की असली आवाज है और जो कोई उन्हें अपमानित करने की कोशिश करेगा उसका जवाब मिल जाएगा। जो चारा चोर का बेटा ओवैसी को चरमपंथी कहेगा, हम उसे जवाब देंगे। तौसीफ ने कहा, इस बयान के तुरंत बाद सभा के कई हिस्सों से तालियां और नारों की आवाज उठी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में आलोचनाओं की बाढ़ आ गई है। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे साथ मोहम्मद दानिश। पहले चरण का आज रुकेगा शोर, राजनेताओं का आज किस तरह का जमावड़ा देखने को मिलेगा? जी प्रज्ञा, देखिए आज बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का जो है आज चुनाव प्रचार जो है वो शाम में 5 बजे रुक जाएगा। इसमें कुल जो है 18 जिले हैं जिसमें 121 विधानसभा में मतदान होना है, जो 6 तारीख को सुबह से ही मतदान की ये होगा। इसमें कुल प्रत्याशी जो है वो 1314 उम्मीदवार है। उनका फैसला जो है परसों जो है उनका फैसला शाम तक में हो जाएगा कि उनकी ये है। उसके बाद जो है आज लगातार जो है एनडीए प्रचार करी थी, मगर आज जो है जो कि आज लास्ट है, तो इसके लिए जो है एनडीए जो है आज जो है बिहार के बहुत सारे जिले में जो है जनसभा है। साथ ही साथ जो है बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, उनका जो है आज जो है गया जी में जो है रोड शो है। साथ ही साथ जो है अमित शाह जो गृह मंत्री है उनका जो है जनसभा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका जो है दरभंगा में जो है उनका भी रोड शो है। उनके लिए दरभंगा में जो है लगभग सब जगह जो है नाकाबंदी करके मतलब दरभंगा शहर का जो ट्रैफिक है उसको बदल दिया गया है। तो ये मिला के जो है एनडीए भी आज पूरी तरह से अपने पूरी दम लगा के जो है आज प्रचार कर रहे हैं। साथ ही साथ विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में जो है आज तेजस्वी यादव का भी लगभग 16 से 20 जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें 4 जनसभा जो है वो लगभग दरभंगा ही में है। जो नॉर्थ जो बिहार है उसमें तेजस्वी यादव की जनसभा है। और तेजस्वी यादव जैसा ही आज घोषणा किए हैं कि जो ओल्ड पेंशन से लेकर माई बहन योजना से लेकर ये सब का, तो इसमें जो है कहीं ना कहीं आज उनका एक बड़ा दाव भी खेला गया कि जो महिलाओं को लेकर। साथ ही साथ पीएम मोदी जो है वो आज महिलाओं से अपनी बात को रखेंगे। तो ये कुल मिला कि जो आधी आबादी का जो देखा जा रहा है कि दोनों एनडीए हो या महागठबंधन हो, वो आधी आबादी पर ज्यादा फोकस किए हुए हैं। साथ ही साथ ईएमआई भी लगातार किशनगंज जो सीमांचल एरिया है उसमें जो है अपने प्रत्याशी के लिए लगातार जनसभा कर रहे हैं। और उसमें क्योंकि पिछले चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव था उसमें ईएमआई से वहां से 5 विधायक थे। तो ये मिला के जो है एएमआई के लिए भी इस बार मौका है उनके पास दिखाने के लिए। जो 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे बाद में, तो उनके पास ये एक चीज है कि वो अपने जो सीट वो खोए, जो विधायक वो खोए, उनको फिर से वो अपने आप को सीट पर कब्जा करने के लिए वो अपनी पूरी ताकत आज लगाएंगे। साथ ही इसमें
सबसे अहम बात यह है कि आज शाम 5 बजे के बाद से जो है बिहार में कोई प्रचार की गाड़ी नहीं चलेगी। शाम 5 बजे के बाद जो पूरा प्रचार का गाड़ी बंद हो जाएगा। इसको लेकर जो चुनाव आयोग जो है लगातार मतदान करने के लिए जो है लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है वोट प्रतिशत को जो है बढ़ाया जाए इसमें। और जितने भी ये है टीम है जो चुनाव में वो सब जो है लगातार कैंप कर चुके हैं बूथ पर। 4-5 दिन पहले से ही बिहार के हर एक बूथ पर जो है वो टीम जो है चुनाव आयोग की वो कैंप कर चुकी है। तो ये सब मिला के जो है आज जो है बिहार के लिए बहुत अहम दिन भी माना जा रहा है। जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। बिहार की सियासत से बड़ी खबर। बिहार के चुनावी रण में आज फिर उतरेंगे सीएम योगी। बिहार में आज फिर मुख्यमंत्री योगी की ताबड़तोड़ रैली। 4 जिलों में एनडीए के पक्ष में बनाएंगे माहौल। दरभंगा में मुख्यमंत्री करेंगे परेड शो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को फिर विधानसभा चुनाव में भाजपा व एनडीए के पक्ष में ताबड़तोड़ प्रचार अभियान में जुटेंगे। मुख्यमंत्री आज भी दिन भर में 4 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं और 1 रोड शो कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे। सोमवार को भी योगी ने बिहार में 4 जनसभाएं की थी। मुख्यमंत्री सबसे पहले दरभंगा जिला पहुंचेंगे। यहां सुबह 11:50 पर उनका भव्य रोड शो करेंगे। उनका रोड शो लोहिया चौक से शुरू होगा। इसके बाद दोपहर 1:15 पे वे समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा कर एनडीए के पक्ष में माहौल बनाएंगे। यहां वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ और विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर निशाना साधेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं मनीष सिंह, इनपुट हेड। एसआईआर बिहार में लगातार सीएम योगी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कितना असर दिख रहा है बिहार में सीएम योगी का? मनीष जी, आप सुन पा रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को फिर विधानसभा चुनाव में भाजपा व एनडीए के पक्ष में ताबड़तोड़ प्रचार अभियान में जुटेंगे। मुख्यमंत्री आज भी दिन भर में 4 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं और 1 रोड शो कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे। सोमवार को भी योगी ने बिहार में 4 जनसभाएं की थी। मुख्यमंत्री सबसे पहले दरभंगा जिला पहुंचेंगे। यहां सुबह 11:50 पर उनका भव्य रोड शो करेंगे। उनका रोड शो लोहिया चौक से शुरू होगा। इसके बाद दोपहर 1:15 पे वे समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा कर एनडीए के पक्ष में माहौल बनाएंगे। यहां वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ और विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर निशाना साधेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मनीष सिंह, इनपुट हेड हमारे जुड़ गए हैं। बिहार में लगातार सीएम योगी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कितना असर दिख रहा है बिहार में सीएम योगी का? जी प्रज्ञा, मैं आपको बता दूं कि बिहार का जो चुनावी रण है दिन पर दिन काफी तेज होते जा रहा है और इसमें एक से एक नई चीजें जुड़ते जा रही हैं। बिहार चुनाव में अब तक जो सीएम योगी बिहार चुनाव के लिए एनडीए के लिए सबसे प्रसिद्ध प्रचारकों में से एक बने हैं। वो ताबड़तोड़ रैलियां करते जा रहे हैं। आज भी उनकी 4 जिलों में एनडीए के पक्ष में रैली है और वो दरभंगा में सबसे पहले मुख्यमंत्री रोड शो करेंगे। और बिहार एनडीए के पक्ष में योगी जी का जो भी बयान होता है वो सोशल मीडिया पर वायरल होते जाता है। मुख्यमंत्री योगी आज सबसे पहले दरभंगा जिला पहुंचेंगे। यहाँ सुबह 11:30 बजे के बाद उनका भव्य रोड शो का आयोजन है। उनका रोड शो दरभंगा में लोहिया चौक से शुरू होगा। इसके बाद वो दोपहर 1 बजे के आसपास समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे और एनडीए के पक्ष में माहौल बनाएंगे। योगी उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर में चर्चित हैं और बिहार के मतदाताओं में योगी एक एनडीए के पक्ष में एक माहौल बनाने में काफी सशक्त चेहरा बनकर उभरे हैं। जी।
सीएम बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज से यूपी समेत 11 राज्यों में एसआईआर को लेकर बीएलओ आएंगे घर। बीएलओ गणना फार्म में भरने के लिए देंगे जानकारी। ये प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी। यूपी समेत 9 राज्यों व 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी। 7 फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ यह प्रक्रिया पूरी होगी। बिहार के बाद एसआईआर का यह दूसरा चरण है। बिहार के एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर अभियान का सबसे अहम चरण आज से शुरू होगा। बूथ लेवल ऑफिसर अगले 1 महीने तक वोटर से संपर्क कर उन्हें गणना फॉर्म की 2 कॉपी उपलब्ध करवाएंगे। जरूरी विवरण भरवाने के बाद उसकी 1 कॉपी जमा करेंगे। ये प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी। चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रदेश में 22 साल बाद एसआईआर हो रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने बताया कि बीएलओ जो गणना फॉर्म लेकर आएंगे उसमें वोटर का नाम, इलेक्टर फोटो, आइडेंटिटी कार्ड नंबर, भाग संख्या, क्रम संख्या एवं विधानसभा का नाम एवं राज्य का विवरण और फोटो पहले से होगा। विशेष जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं आनंद सिंह। एसआईआर को लेकर यूपी में किस तरह की हलचल है? बिल्कुल, देखिए आज से घर घर जाकर जो बीएलओ हैं वो मतदाताओं की पहचान करेंगे, एक नई मतदाता सूची का निर्माण करेंगे और विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान यानी जो एसआईआर है ये 4 यानी आज से लेकर 4 दिसंबर तक बीएलओ घर घर जाएंगे और इसको लेकर यूपी में राजनीति भी हो रही है, जहां पर सत्ताधारी दल यानी बीजेपी जो उसके गठबंधन के सहयोगी हैं, जहां इसके एक तरह से पूरी तरह समर्थन में है। विपक्ष कहीं ना कहीं इस पर सवाल जरूर उठा रहा है, इसके समय पर, इसके तौर तरीके पर सवाल उठा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद अब एसआईआर पूरी तरह से रफ्तार पकड़ चुका है और आज से घर घर जाकर बीएलओ मतदाताओं का पुनरीक्षण करेंगे। जी जी सर, हाँ, मैं जानकारी के लिए ये भी जानना चाहती हूँ, इलेक्शन कमीशन की तैयारी किस तरह की है? बिल्कुल, अब देखिए चुनाव आयोग ने चूंकि कुछ दिन पहले ही जब इस बात का ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में प्रज्ञा जब उन्होंने ऐलान किया था कि एसआईआर अभियान चलाया जाएगा, तो ये मान के चलिए कि उन्होंने तैयारियों को मद्देनजर जिस तरह की तैयारियां होनी चाहिए उसके उन्होंने इंतजाम कर लिए थे। और उसके बाद यानी आज जब घर घर जाकर मतदाताओं की पहचान की जाएगी, उसके पहले जो समय था उसमें चुनाव आयोग ने जो बाकी तैयारियां थी उसे पूरी कर ली है पूरी तरह से। और यही वजह है कि आज से अगले 1 महीने तक घर घर जाकर बीएलओ मतदाताओं की पहचान करेंगे और नई मतदाता सूची की को तैयार करेंगे। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। तमिलनाडु में होने वाले एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। इलेक्शन कमीशन के एसआईआर के लिए दिए गए आदेश को रद्द करने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग। देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके की तरफ से तमिलनाडु में होने वाले एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। डीएमके इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाएगा। डीएमके की तरफ से दाखिल की गई याचिका में इलेक्शन कमीशन के द्वारा एसआईआर के लिए दिए गए 27 अक्टूबर के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। डीएमके की तरफ से दाखिल की गई याचिका में आरोप लगाया है कि यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325, 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन है। वहीं बिहार से जुड़े एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी पहले से तय है। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक। क्या है पूरा मामला? प्रज्ञा, दरअसल एसआईआर को लेकर बिहार में जो एसआईआर शुरू किया गया था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई। उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था और कल ही एक याचिका तमिलनाडु स्टेट की तरफ से डीएमके ने दाखिल की है और जो
तमिलनाडु समेत 12 स्टेट्स में एसआईआर के जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करने की एक नोटिफिकेशन 27 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया था और ये कहा गया था कि एसआईआर जो और स्टेट्स में भी कराया जाएगा। उसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल किया और इसको आज अभी सुनवाई से पहले मेंशन भी किया जाएगा। वहीं जो ऐसा बिहार एसआईआर को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई थी जिसमें कई सवाल उस वक्त उठे थे, जिसमें कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बहुत स्पष्ट कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी डिमांड है वो कर सकते हैं। जैसे उन्होंने आधार को भी लोगों की एक आइडेंटिफिकेशन के रूप में कहा था, जबकि उनको भारत की नागरिकता के बारे में जो है वो कोई दस्तावेज न माने जाने की बात कही थी। हालांकि जो कुछ और जो दलीलें थी वो याचिकाकर्ताओं की तरफ से रखी जा रही थी। इसमें कहा गया था कि 3.5 पहले 65 लाख लोगों को, फिर 3.5 लाख लोगों को हटाया गया, उनको अपना जो है अपील करने की जो है वो स्थितियां नहीं बन पा रही हैं क्योंकि उनको चीजों की जानकारी ही नहीं। इसके बाद कोर्ट ने जो स्टेट लीगल अथॉरिटीज हैं उनके जो स्पेसिफिक नॉमिनीज हैं उनको अपॉइंट किया था और उनके नाम और नंबर पोर्टल पे डालने के लिए कहा था और ये कहा था कि जिन लोगों को समस्याएं होंगी उनको ये लोग मदद करेंगे कि वो अपनी अपील कैसे कर सकते हैं जिससे उनको वोट देने का अधिकार है वो बाधित न हो और उनको अगर वो जेन्युइन लोग हैं तो वो उनको वोट का अधिकार मिल रहा है और वो वोट करें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक सुविधा देते हुए ये भी कहा था कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको ये लगता है कि उनके साथ ऐसा गलत किया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियां और जो उनके बीएलओज होते हैं, जो उनके स्थानीय नेता होते हैं, उनको सब पता होता है कि कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं और जिनकी जो रियलिटी है और जो अपील करने में अक्षम है उनको मदद कर सकते हैं। ऐसे में राजनीतिक दल भी आगे आने चाहिए, लेकिन राजनीतिक दल इस पूरी सुनवाई के दौरान अभी तक सामने नहीं आए हैं। वहीं याचिकाकर्ताओं की तरफ से लगातार ये दलील दी जा रही है इसको कि कुछ खास वर्ग के लोगों को टारगेट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने भी बहुत स्पष्ट कहा कि हमारा कंसर्न ये है कि जो भी भारत के नागरिक हो वोट दें, लेकिन जो और भी घुसपैठिए या फिर ऐसे जो देश के नागरिक नहीं है वो वोट देने का अधिकार नहीं रखते हैं, ऐसे में उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। इस वजह से स्पेशल जो एसआईआर कराई जा रही। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इस मामले पर सुनवाई की थी तो ये कहा था कि एसआईआर से हमें समस्या नहीं है, लेकिन जो याचिकाकर्ताओं के ग्रीवांसेस ये उठाए जा रहे हैं कि उनको समय बहुत कम दिया गया है। ऐसे में तब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि एसआईआर की प्रक्रिया में अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत होती है तो बीएलओ के लेवल पे और अन्य स्तर पर वो अपील कर सकता है, इसके लिए चीजें हैं, लेकिन अब एसआईआर को रोका नहीं जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था एसआईआर तो हम रोक नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो कुछ प्रोसेस है उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उनको हम बहुत थोड़ा अच्छा कर सकते हैं जिससे लोगों को समस्या क्रिएट ना हो। तो आज जब एसआईआर के मामले पर सुनवाई होगी तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो तमिलनाडु की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है एसआईआर को चुनौती देते हुए उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करता है या नहीं, इसको देखने वाली बात होगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य में पर्यटन सत्र 1 नवंबर से शुरू होगा और 15 जून तक चलेगा। नेपाल से आने वाली गेरुआ नदी इस अभयारण्य से होकर गुजरती है। इस नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन, मगरमच्छ और घड़ियाल लोगों के लिए खास आकर्षण होते हैं। वन विभाग ने इस बार पर्यटकों के लिए अच्छी व्यवस्था की है। गाइड, सुरक्षाकर्मी, कैंटीन, 5 बड़े सफारी वाहन और 13 छोटी जीपें उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही बाघ और तेंदुआ शिविर और थारू झोपड़ियां भी बनाई गई हैं जहां लोग ठहर जा सकते हैं। फतेहपुर जिले के इस बार यहाँ कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में जो पर्यटकों को जो पहले से लुभाते रहा है वो यहाँ पर गैंजेटिक डॉल्फिन्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, एलिगेटर्स हैं, टाइगर है, लेपर्ड है और अब एलिफेंट्स भी हैं, राइनोज भी हैं और हिरन की तो संख्या बहुतायत में है यहाँ पर। इनके पर्यटकों के घूमने के लिए यहाँ पर सफारी की भी व्यवस्था की गई है। उनके लिए मोटर बोट की व्यवस्था है जिससे कि वो लोग जल में भी एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स को अपने नेचुरल स्थिति में यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर अभी बहुत सारे अभी पर्यटन से जुड़े हुए काम किए जाने हैं। यहाँ पर विकास अभी बहुत होना है। आगे चल करके यहाँ पर पर्यटकों को बहुत अच्छा लगेगा, लोग अधिक से अधिक। फतेहपुर जिले के पक्का तालाब स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर का भूमि पूजन जगत गुरु रामभद्राचार्य और दैतापति जी महाराज उड़ीसा सहित तमाम संतों ने भूमि पूजन कर प्रथम फावड़ा मारकर शुभ आरंभ किया। वहीं रामभद्राचार्य ने मंच से कहा कि हिंदुओं की संख्या 80% होनी चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर हिंदुओं को जागरूक होना जरूरी है।
संसद में 470 सीट लाकर हिंदू राष्ट्र बनाए। रामभद्राचार्य ने मंच से कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे भाजपा नेता संतोष तिवारी से हिंदू बच्चों को सनातन धर्म की जानकारी देने के लिए विद्यालय की ओपनिंग को लेकर 4 लाख की मांग की। कहा कि इस मंदिर में गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी। हिंदू के बच्चों को अपने धर्म के बारे में सारी जानकारी हो, इसके लिए ऐसे विद्यालय जरूर बनाने चाहिए। आज के समय से हिंदुओं को अपनी संस्कृति का ख्याल रखना चाहिए। बुंदेलखंड संस्कृति से रूबरू होने के लिए 5 दिवसीय दौरे पर महोबा जिले के काकुन गांव पहुंचे। दक्षिण कोरिया का 17 सदस्यीय दल महोबा के चरखारी विकास खंड के काकुन गांव पहुंचा। उन्होंने बुंदेली संस्कृति के बारे में जानकारी हासिल की, बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाया और भारतीय व्यंजन का स्वाद चखा। तो इन्होंने भी ये माना कि अगर हम ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे, वो भी प्रयोगात्मक जीवन को जी करके देख करके, तो वो हमारे समाज को की जड़ों को और मजबूत करेगा। तो ये मूल उद्देश्य है। तो ये यहाँ पे मुख्यतः इस बार 5 दिन रहने के लिए आए हैं। पिछले 2 वर्षों में ये 3 दिन के लिए यहाँ समय लेके आते थे, पर 2 वर्षों में जो इन्होंने यहाँ सीखा और जो यहाँ प्रेम मिला, उस प्रेम को इन्होंने और एक्सपेंड करके और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए 5 दिन की अवधि में यहाँ रुकना तय किया। तो इनका आज अंतिम दिन था बच्चों के साथ काम करने का। कल 3 तारीख को ये लोग इस पूरे परिसर की सफाई करेंगे, पेड़ लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे और यहाँ जो कुछ हो रहा है उसको गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। तो ये मुख्य रूप से प्रयास इस केंद्र का यही है, इस मैत्री भावना का विस्तार हो। आज हमारे भारतीय सनातन मूल्य जो हमारे ऋषि ने दिए हैं, इनको हम और मजबूत करें अपने देश में और दुनिया में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।